इसलिए मैं अपनी वित्तीय बुद्धि में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति यानी अपने दिमाग को विकसित करता हूँ। मैं उन लोगों की जमात में शामिल होना चाहता हूँ जो साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ जो पीछे छूट जाते हैं। मैं आपको पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देना चाहूँगा। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स, एरिज़ोना की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में थी। मैं एक टीवी शो देख रहा था जिसमें एक वित्तीय नियोजक आकर निराशावादी भविष्यवाणियां करने लगा। उसने पैसे बचाने की सलाह दी। उसने कहा, हर महीने $100 की बचत करोगे तो 40 साल में मल्टी मिलियन बन जाओगे। देखिए, हर महीने निश्चित राशि बचाने का विचार काफी दमदार है। यह भी एक विकल्प है, वह विकल्प जिसे सबसे ज्यादा लोग चुनते हैं। समस्या ये है, ऐसा करने पर आदमी को यह नहीं दिखता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इससे वह बड़े अवसर चूक जाता है जिनसे उसका पैसा कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ सकता था। नतीजा ये होता है कि संसार उसके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाता है। जैसा मैंने कहा था, उस वक्त अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। निवेशकों के लिए यह बाजार की आदर्श स्थिति होती है। मेरा बहुत सारा पैसा उस वक्त शेयर बाजार और अपार्टमेंट हाउसेज में लगा हुआ था। मेरे पास नकद पैसे बहुत कम थे। चूंकि लोग जायदाद कौड़ियों के मोल बेच रहे थे, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे नहीं बचा रहा था, मैं तो निवेश कर रहा था। किम और मेरे 10 लाख से ज़्यादा डॉलर बाजार में काम कर रहे थे और तेजी से बढ़ रहे थे। यह निवेश करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं इन छोटे सौदों का प्रलोभन छोड़ नहीं पाया। जिन मकानों की कीमत कभी $1 लाख थी, वे अब $75,000 में मिल रहे थे। लेकिन स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट के जरिए खरीदारी करने के बजाय मैं दिवालिया वकील के ऑफिस में या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करने लगा। खरीदारी की इन जगहों पर $75,000 का मकान कई बार $20,000 या इससे भी कम में मिल जाता था। मैंने अपने एक मित्र से $200 का लोन लिया। शर्त थी कि 90 दिन में इस पर $200 ब्याज देना होगा। मैंने वकील को डाउन पेमेंट के तौर पर कैशियर का चेक दिया। जब अनुबंध की कार्यवाही चल रही थी, तब मैंने एक विज्ञापन देकर $75,000 के मकान को सिर्फ $60,000 में बेचने का प्रस्ताव रखा। कोई डाउन पेमेंट नहीं। फोन की घंटी तेजी से बजने लगी। संभावित खरीदारों को छांटा गया और एक बार जब जायदाद कानूनन मेरी हो गई, तो सभी संभावित खरीदारों को मकान देखने की अनुमति दे दी गई। यह जुनून को हवा देने जैसा था। मकान चंद मिनटों में ही बिक गया। मैंने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस मांगी, जो मुझे खुशी खुशी दे दी गई और आगे का काम एस्क्रो तथा टाइटल कंपनी ने संभाल लिया। मैंने अपने मित्र के $200 ब्याज के साथ लौटा दिए। वह खुश था, मकान खरीदने वाला खुश था, वकील खुश था और मैं भी खुश था। मैंने एक ऐसा मकान $60,000 में बेच दिया जो मुझे $20,000 में पड़ा था। खरीदार से प्रॉमिसरी नोट के रूप में $40,000 मेरी संपत्ति वाले कॉलम में आ गई। इस सारे काम में कुल 5 घंटे का समय लगा। अब जब आप वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा साक्षर बनने और अंक पढ़ने में माहिर बनने की राह पर हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह पैसे के आविष्कार का उदाहरण क्यों है। मंदी के इस दौर में किम और मैंने अपने खाली समय में ऐसे 6 आसान सौदे करने में कामयाबी पाई। जब हमारा पैसा बड़ी जायदादों और शेयर बाजार में लगा था, तब हम खरीदो, बनाओ और बेचो वाले इन 6 सौदों से $1,90,000 से ज़्यादा की संपत्तियां 10% ब्याज वाले नोट्स बनाने में सफल रहे। इस तरह हम लगभग $19,000 की सालाना आमदनी मिल गई, जिसमें से ज़्यादातर हमारे निजी कॉरपोरेशन के जरिए सुरक्षित है। $19,000 की सालाना आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, गैसों, यात्राओं, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर और दूसरी चीज़ों में खर्च होता है। जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता है, तब तक ये कानूनी रूप से खर्च हो चुकी होती है। यह इस बात का आसान उदाहरण था कि वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे पैसे का आविष्कार किया जाता है, उसे उत्पन्न किया जाता है और उसकी रक्षा की जाती है। खुद से पूछें, $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगेगा? क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगा और प्रॉमिसरी नोट
30 साल तक चलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वे मुझे मेरे 1,90,000 कभी ना लौटाएं। अगर वे मुझे मूलधन लौटा देते हैं तो मुझे टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा 30 साल तक $19,000 सालाना का मतलब $5 लाख से ज़्यादा आमदनी होती है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर सामने वाला पैसा ना चुका पाए तो क्या होगा। ऐसा भी होता है और यह अच्छी खबर है। $60,000 का मकान वापस ले लिया जाता है और $70,000 में दोबारा बेच दिया जाता है। एक बार फिर $2,500 लोन प्रोसेसिंग फीस के रूप में वसूल कर लिए जाते हैं। इस नए खरीदार को भी कोई डाउन पेमेंट नहीं करना होगा और प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। पहली बार मकान बेचने के बाद मैंने उधार के $2,000 वापस लौटा दिए। इसलिए तकनीकी दृष्टि से उस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। निवेश पर मेरा मुनाफा अनंत है। यह इस बात का उदाहरण है कि पैसों के बिना बहुत सा पैसा किस तरह बनाया जा सकता है। मेरे दूसरे सौदे में यानी मकान दोबारा बेचने पर मैं $2,000 अपनी जेब में रख लूँगा और कर्ज की अवधि एक बार फिर 30 साल कर दूँगा। अगर मुझे पैसा वापस मिल जाए तो निवेश पर मुझे कितना मुनाफा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित रूप से हर महीने $100 की बचत को तो हरा ही देगा, जो दरअसल $150 से शुरू होती है, क्योंकि ये टैक्स के बाद की आमदनी है जो 40 साल तक कम ब्याज कमाएगी। यही नहीं, मिलने वाले ब्याज पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। इसमें ज़्यादा समझदारी नहीं है। यह सुरक्षित तो हो सकता है लेकिन चतुराई भरा नहीं। कुछ साल बाद जब फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार मजबूत हुआ तो जिन मकानों में हमने $60,000 में बेचा था उनका मूल्य बढ़कर $1,10,000 हो गया। नीलामी के अवसर अब भी मौजूद तो थे लेकिन दुर्लभ हो गए थे। उनकी तलाश करने में एक कीमती संपत्ति यानी मेरा समय बहुत खर्च हो रहा था। इसके अलावा हजारों खरीदार मुट्ठी भर उपलब्ध सौदों की तलाश कर रहे थे। बाजार बदल गया था। ये आगे बढ़ने और संपत्ति वाले कॉलम के लिए दूसरे अवसरों की तलाश करने का समय था। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। यह कानून के खिलाफ है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये टिप्पणियाँ जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार यह नहीं सुनता कि आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं। गणित सरल है। आपको इसमें बीजगणित या कैलकुलेशन के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। कानूनी सौदे और भुगतान की वसूली का काम एस्क्रो कंपनी संभालती है। मुझे छत की मरम्मत या टॉयलेट ठीक कराने की चिंता भी नहीं रहती, क्योंकि यह काम उस मकान के मालिक करते हैं। यह उनका मकान है। कभी कभार कोई किस्त नहीं देता है और यह बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इससे विलम्ब शुल्क मिलता है या उन्हें मकान से बाहर निकालकर दोबारा मकान बेच दिया जाता है। अदालतें इस काम को संभाल लेती हैं। हो सकता है कि यह आपके इलाके में काम ना करे। बाजार की परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन यह उदाहरण दर्शाता है कि एक सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, वह भी बहुत कम पैसे और बहुत कम जोखिम में। यह सिर्फ अनुबंध के जरिए पैसे कमाने का उदाहरण है। हाई स्कूल पास करने वाला कोई भी व्यक्ति यह काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे तो मेहनत करो और पैसे बचाओ की पुरानी सलाह ही पर ही अमल करते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत में संपत्ति वाले कॉलम में लगभग $1,90,000 आ गए और टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ा। इनमें से कौन सा काम आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है? पहला, कड़ी मेहनत करो, 50% टैक्स चुकाओ, जो बचता है उसे बचाओ। आपकी बचत 5% ब्याज कमाती है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या दूसरा, अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें, अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। यदि आप पहले विकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से यह पता लगा लें कि $1,90,000 बचाने में आपको कितना समय लगता है। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं खामोशी से अपना सर क्यों हिलाता हूँ जब मैं अभिभावकों के मुंह से सुनता हूँ मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।